गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम शिवांशु वासने फ्रॉम एफपीडी नीट केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम। नीट में 2 से 3 क्वेश्चन देखे जाते हैं। ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, सभी को पता है। मतलब 8 से 12 मार्क्स का आता है क्वेश्चन, और बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। अगर अटेम्प्ट भी हो जाते हैं तो अपनी रैंक क्या हो जाती है, बूस्ट हो जाती है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज ली चैटेलियर्स ली चैटेलियर प्रिंसिपल। ली चैटेलियर प्रिंसिपल इतना बोलता है कि कोई भी सिस्टम अगर वो इक्विलिब्रियम पर है और उसमें कुछ वेरिएबल का चेंज होता है, वेरिएबल लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन का चेंज होता है, तब इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो ये सारी चीजों को बताया ली चैटेलियर प्रिंसिपल। अब देखो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आपने सीसो झूला देखा होगा, सिंपल इनिशियली वो इस तरीके से रहता है। वो जब उसमें बच्चा आके बैठता है तो जिस साइड में बच्चा आके बैठेगा, या तो इस साइड में बैठ सकता है या फिर इस साइड से बैठ सकता है। तो मैंने मान ली कि बच्चा इस साइड से बैठ गया। अब वो बैठेगा तो वो जिस साइड से हो जाएगा, वो जिस साइड पर वो बैठेगा वो साइड क्या हो जाएगी, नीचे हो जाएगी, और उसकी जो दूसरी साइड है वो क्या हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी। ठीक है, ऊपर चली जाएगी। तो क्या हुआ, स्टार्टिंग में अपना इक्विलिब्रियम का सिस्टम था, उसके बाद कुछ चेंज हुआ तो हमें क्या पता लगा कि वो किस डायरेक्शन में जाएगा, किस डायरेक्शन में नहीं जाएगा। ये सारी चीजों को बताया ली चैटेलियर प्रिंसिपल ने। ठीक है, तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल एक state that any system which is in equilibrium is disturbed due to change in pressure, temperature and concentration. Then the equilibrium will shift in such a way to reduce or nullify the change of effect। ये बोला कि सपोज करो वो जो झूला था, ठीक है, बच्चा आगे बैठा, पहले तो स्टार्टिंग में यूं था इक्विलिब्रियम, बच्चा आगे बैठा, उसने इक्विलिब्रियम अपोज क्या किया, उसने डिस्टर्ब किया। जब वो हटेगा तो सिस्टम आपके समटाइम सिस्टम हमारा सेम हो जाएगा। सेम यही बोला था ली चैटेलियर प्रिंसिपल है। ठीक है, अब हम यहां से जब मैंने बात करी है, आपने देखा होगा कि वेरिएबल की बात करी थी मैंने। वेरिएबल जो चेंज हो रहा था वो किस लिए हो रहा था, देखो टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे इन 3 वेरिएबल की कि इसने इफेक्ट क्या डाला था इक्विलिब्रियम पर। ठीक है, और उसको ली चैटेलियर प्रिंसिपल ने एक्सप्लेनेशन क्या दी उसकी। ठीक है, तो पढ़ेंगे यहां पहला इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, मैं एक जनरल रिएक्शन ले रहा हूं, A प्लस B इक्विलिब्रियम गिव्स C प्लस D। ये क्या है, इक्विलिब्रियम का साइन होता है। इसका मतलब क्या होता है इस इक्विलिब्रियम का, कि जो
क्या है, कंप्लीट नहीं होती। मतलब अगर रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है और प्रोडक्ट से ही रिएक्टेंट बन सकता है, ये इसको बोलते हैं रिवर्सिबल साइन बोलते हैं। मतलब दोनों चीज बन सकती है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन सकता है हमारा, ठीक है। अब मैं बात करूंगा इसमें कॉन्सेंट्रेशन के लिए। आपको पता है कोई भी रिएक्शन होती है तो उसका जो रिएक्टेंट वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, कंज्यूम होता है। जब वो कंज्यूम होगा तो क्या करता है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टार्ट होती रहती है। जैसे जैसे जितना कंज्यूम होता जाएगा उतना अपने पास प्रोडक्ट बनता जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, उसमें कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट देख रहा हूं, ठीक है। अब देखो एक चीज, लेफ्ट हैंड साइड वाले जो लेफ्ट हैंड साइड पे A प्लस बी लिखा हुआ है, इनको क्या बोलते हैं, हम रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक है। और जो राइट हैंड साइड पे है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। अब जब मैं बोलता हूं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो उसको हम इस टाइप से डिनोट करते हैं, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ना उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपने कभी भी ये मॉड लगा दिया, कुछ इस टाइप से लिख दिया, तो वो चीज क्या हो जाएगी, गलत। ये कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ये दो डंडे अगर लगा दिए तो कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है स्क्वायर ब्रैकेट। याद रखना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि कंसंट्रेशन का इफेक्ट देख रहे हैं, मैंने क्या की कंसंट्रेशन एक तरफ एक साइड पे इंक्रीज कर दी। तो केस 1 की जो रिएक्टेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या करती मैंने, इंक्रीज कर दी। अब क्या होगा, किस डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट करेगी, फॉरवर्ड करेगी, बैकवर्ड करेगी, किस डायरेक्शन में करेगी। तो ये सारी चीजों को क्या बताएगा, किसमें बताएगा, याद करो लीच एंड क्लियर प्रिंसिपल में। तो देखो रिएक्शन में पता है अगर नॉर्मल रिएक्शन थे तो क्या होगा, रिएक्टेंट की जो अमाउंट है वो कंज्यूम होती जाएगी, प्रोडक्ट फॉर्मेशन चलता रहेगा अपना। अब मैं क्या कर रहा हूं, रिएक्टेंट और रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है और क्या कर रहा हूं, इंक्रीज करूंगा। जब मैं और इंक्रीज करूंगा तो प्रोडक्ट क्या होगा, उतना ही फॉर्म होगा। प्रोडक्ट ज्यादा फॉर्म होगा अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन उसकी इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है। तो अगर मैंने रिएक्टेंट साइड पे कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज की है तो रिएक्शन कहां आ जाएगी मेरी, बोलो बेटा, फॉरवर्ड। रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, क्योंकि अपनी नॉर्मल रिएक्शन तो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट बन ही रहा है बिल्कुल। अब मैं कंसंट्रेशन और कर दे रहा हूं तो ऑफ कोर्स ही बात है कि प्रोडक्ट ज्यादा फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब मैंने केस 2 ले लिया कि इस बार जो कंसंट्रेशन थी वो मैंने प्रोडक्ट की इंक्रीज करी। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करी तब क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन में रिएक्टेंट का प्रोडक्ट बन ही रहा था। अब मैंने प्रोडक्ट की ही इंक्रीज कर दी, तब क्या होगा, लीच एंड क्लियर ने बताया था ना कि जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी मतलब उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। ये चीज जब मैंने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाई तो वो क्या हुआ, डिस्टर्ब हुआ, तो वो क्या करेगा, अपने जो इफेक्ट है वो नलीफाई करना चाहेगा। जब मैं डेफिनेशन में आपने देखा होगा, ये देखो मैंने रिएक्शन में लिखा था, द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट in such a way to reduce or nullify the change of effect। मतलब जो भी चेंज होगा उस इफेक्ट को कम करने के लिए वो क्या करेगा, उस अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो जब मैंने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी तो वो क्या होगी, अपने इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में वो जाएगी। तो ये क्या था कि इफेक्ट देखा कंसंट्रेशन पे हमने कि एक सिंपल रिएक्शन थी, उसमें मैंने पहले क्या किया, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाई। जब मैंने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाई तो रिएक्शन कहां गई, फॉरवर्ड गई। जब मैंने प्रोडक्ट की बढ़ाई तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आ गई, ठीक है। तो ये क्या देखा हमने, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन देखा। अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसमें ना जो क्वेश्चन देखे जाते हैं यहीं से देखते हैं। इसमें क्या होता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में दो टाइप के प्रोसेस होते हैं। इसमें पहला होगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस और दूसरा होगा एंडोथर्मिक प्रोसेस।
ठीक है। अब जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, आपने सुना होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट इवॉल्व होती है। इवॉल्व का मतलब क्या होता है कि हीट निकलती है उसमें। जब हीट निकलेगी उसमें हम देखेंगे टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे, ठीक है। जिसमें हीट निकलेगी उसमें क्या, उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सोथर्मिक। जिसमें हीट देनी पड़े, रिक्वायर्ड हो रिएक्शन के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब एक्सोथर्मिक की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है, हीट इवॉल्व होती है और इसमें क्या होता है, हीट रिक्वायर्ड। ठीक है, ये तो जनरल आइडिया दिया कि एक्सोथर्मिक क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है और एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है। अब हम बात करेंगे टेम्परेचर का इफेक्ट। ठीक है, तो पहला मैंने ले लिया एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो मैंने क्या किया, पहले टेम्परेचर को इंक्रीज किया। जब मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो बेटा क्या होगा, रिएक्शन में आपको पता है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस में आपको पता है, सबने बताया था कि इवॉल्व होती है पहले से ही। सिंपल अगर रिएक्शन हो रही होगी तो अब मैं उसमें से टेम्परेचर और बढ़ा रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं मतलब कि उसको हीट दे रहा हूं, हीट दे रहा हूं तो क्या होगा, जो रिएक्शन होगी वो किस डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्यों, क्यों, पहले से ही हीट निकल रही है। अब मैं हीट और दे दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, रिएक्शन में चेंज हो जाएगा। तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ पर उसका जो इफेक्ट है वो क्या हो, नलीफाई हो। तो किस डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में बेटा। ठीक है, अब जब टेम्परेचर बढ़ाने पे बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो टेम्परेचर कम पर क्या होगा, टेम्परेचर कम, लो टेम्परेचर। अब लो टेम्परेचर मतलब सिंपल रिएक्शन जो होती है रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। तो वो क्या जाती है, रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट बन रही है तो क्या किस डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में एक्सो और एंडो दो प्रोसेस होते हैं। अगर हमको एक प्रोसेस के बारे में ही पता है, एक्सो आइदर एंडो, तो हम दूसरे का क्या करते हैं, उसका जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जब मैं टेम्परेचर, इसमें क्या होगा, देखो टेम्परेचर का इफेक्ट देख रहे हैं हम। मैंने बताया था कि एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, उसमें क्या होता है, हीट रिक्वायर्ड होती है। तो अब रिक्वायर्ड हो रही है, जो चाहता है उसको मैं वो दे रहा हूं, तो उसको कोई दिक्कत होगी नहीं। तो रिएक्शन से प्रोडक्ट इजीली बनेगा और डायरेक्शन क्या हो जाएगी उसकी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, और टेम्परेचर को कम कर दिया तो वो बेटा बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। मैंने आपको अभी बताया था, एक का पता हो तो दूसरे का हम अपोजिट करके निकाल लेंगे। मैंने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया तो वो रिएक्शन कहां गई, बैकवर्ड डायरेक्शन में गई। उसका अपोजिट क्या हुआ, मैंने बोला अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो अपने को बस एक चीज याद रखनी है, यहाँ से हम क्लियर कर लेंगे और यहाँ से ही मेन क्वेश्चन पूछा जाता है, इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे, 4 मार्क्स अपने पक्के। ठीक है, तो ये देख लिया मैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देख लिया। अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर की जब हम बात करते हैं, एक जनरल रिएक्शन ले रहा हूं मैं, ठीक है, A प्लस बी इक्विलिब्रियम गिव्स C प्लस डी। अब इस रिएक्शन में मैं प्रेशर को देखकर रिएक्शन बता सकता हूं कि फॉरवर्ड जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, नहीं बता सकता। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आपने सुना होगा आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT, बताया ना बेटा, PV इक्वल्स टू nRT। अब एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम, तो जो प्रेशर है वो प्रोपोर्शनल आता है नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल, और उसको डिनोट किससे करते हैं हम, N से। यहां से क्लियरली पता लग गया कि जो P है वो प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल के। तो उसने एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ मोल्स, और मोल्स के अकॉर्डिंग उसने एक्सप्लेन किया। ठीक है, इस रिएक्शन से सिमिलरली जनरल रिएक्शन लिखी हुई है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं प्रेशर इंक्रीज कर सकता हूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होंगे।
बोल सकता हूँ ना बेटा, प्रेशर बढ़ेगा नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे। तो ली जेटलियर ने ऐसे एक्सप्लेन किया, उसने ये बोला कि जिस टाइम में नंबर ऑफ मोल कम होंगे इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा, चाहे वो मोल रिएक्टेंट साइड में हो चाहे वो प्रोडक्ट साइड में हो, जिस साइड में वो कम होगा उस डायरेक्शन में वो रिएक्शन होगी। ठीक है, तो ये मैंने रिएक्शन ली थी, ये सिंपल रिएक्शन है। ठीक है, उसने ये बोल दिया कि जो प्रेशर प्रोपोर्शनल टू एन। अब मैं एक रिएक्शन मैंने लिया केस 1। केस 1 में रिएक्शन है मेरी 2A plus B इक्विलिब्रियम गिव्स C plus D। ठीक है, अब मैंने आपको जब बताया था कि जब ऐसी रिएक्शन आ जाए, मैं प्रेशर की बात करूं तो अपने को क्वेश्चन सॉल्व कैसे जाना है, मोल्स के थ्रू जाना है। तो मेरे को अगर मोल्स पता होगा तो मैं बता दूंगा, अभी 2 मिनट पहले बताया था जिधर मोल्स कम होंगे उधर रिएक्शन जाएगी। अब मेरे को क्या करना है, इस रिएक्शन में मोल्स देखना है। अब मोल्स कैसे निकालूंगा, इसका जो स्टोइचियोमेट्री वो कितनी है, 2 है। ठीक है, इसकी स्टोइचियोमेट्री कितनी है, 1। अगर कुछ नहीं होता कोफिशिएंट 1 होता है तो 2 + 1 कितना आ गया, 3 मोल्स। ठीक है, अब हम प्रोडक्ट की साइड में चेक कर लेंगे, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, 1 + 1 2। अब आपको क्लियर चमका कि रिएक्टेंट साइड में जो मेरे मोल्स है वो ज्यादा है और प्रोडक्ट साइड में मेरे मोल्स कम है। तो अभी मैंने बताया था जिस साइड में मेरे मोल कम होंगे उस साइड में रिएक्शन क्या होगी, जाएगी। ठीक है, तो रिएक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, अब दूसरा केस, केस 2। मैंने रिएक्शन ली A plus B इक्विलिब्रियम गिव्स 2C plus 2D। अब मेरे पास ये रिएक्शन है, अब आपको बताना है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी बैकवर्ड जाएगी, आपको बताना है। अब बहुत सिंपल है, आपको मैंने अप्रोच बता ही दी है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे एक्सप्लेन, कैसे बताना है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मोल्स देख लूंगा मैं। तो मोल्स क्या करूंगा, यहाँ पे देखो 1 इसका टोटल 2, इसके मोल 2 + 2 4 मोल। ठीक है, अब आपको पता है, अब आप होशियार हैं, आपको पता चल जाएगा कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी ना यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे मेरे। तो जो रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में जाएगी बेटा, अब वो जाएगी जहां पर मोल कम है, मतलब रिएक्टेंट साइड में, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने बात करी थी केमिकल इक्विलिब्रियम में ली जेटलियर प्रिंसिपल था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद हमने उसकी डेफिनेशन देखी, उसकी डेफिनेशन में जो खास बात थी उसने ये बोला कि ये वेरिएबल थे प्रेशर टेम्परेचर कंसंट्रेशन, इसका उसने इफेक्ट बताया इक्विलिब्रियम पर। अगर मैं ये इनका चेंज करता हूं तब क्या होगा रिएक्शन में, कि फॉरवर्ड जाएगी बैकवर्ड जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद मैंने देखा इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, मैंने देखा इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन में मैंने क्या की, पहले रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया, जब मैंने इंक्रीज किया तो रिएक्शन मेरी कहां गई, फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई। ठीक है बेटा, उसके बाद जब मैंने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करी तो रिएक्शन कहां गई मेरी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये क्या होगी, कंसंट्रेशन की इफेक्ट देखा हमने। अब हम देखा आपने टेम्परेचर के इफेक्ट के बारे में। तो टेम्परेचर इफेक्ट क्या होगा, तो सबसे पहले आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट इवॉल्व होती है उसमें, और जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में, टेम्परेचर कम होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब जब दूसरे का देखना है तो जस्ट अपोजिट कर दो, दूसरे का पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने प्रेशर का इफेक्ट देखा। तो जो उसने प्रेशर के इफेक्ट एक्सप्लेन किया था वो नंबर ऑफ मोल्स की तरह किया था, कि जितने ज्यादा मोल्स होंगे उतना ज्यादा प्रेशर होता है। रिएक्शन के थ्रू देख लिया था Pv = nRT। ठीक है, जिधर ली जेटलियर ने एक्सप्लेन किया कि जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी। तो मैंने इसके दो केस बनाए कि एक बार रिएक्टेंट के मोल ज्यादा होंगे, जिधर ज्यादा होंगे तो वो किस डायरेक्शन में जाएगी,
कम नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाएगी। फिर मैंने क्या किया, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कर दिए तो रिएक्शन काफी बैकवर्ड डायरेक्शन में गई। ठीक है, अब हम एक लास्ट बात कर लेते हैं, वो इजी है, सिंपल। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। लास्ट इजी है, बहुत छोटा। अब देखो कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? देखो कोई रिएक्शन चल रही है, सिंपल रिएक्शन, A प्लस बी जो लेते हुए आए, C प्लस डी। मैंने क्या किया, कैटलिस्ट डाल दिया, कोई भी कैटलिस्ट डाल दिया, लेट से आयरन का कैटलिस्ट मैंने डाल दिया। अब ये क्या करता है बेटा, ये जो कैटलिस्ट है ये क्या करता है, रिएक्शन की जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर देता है, फास्ट कर देता है। मतलब पहले जो रिएक्शन चल रही थी उसका जो टाइम था, टाइम ड्यूरेशन था, सपोज करो 30 मिनट मैंने मान लिया, ठीक है, 30 मिनट में वो रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। अब मैंने क्या किया, अगर मैं उसमें कैटलिस्ट डाल दिया तो मेरी रिएक्शन क्या हो जाएगी, 30 था पहले तो 20 मिनट में मेरा कंप्लीट, 20-25 मिनट में मेरा क्या हो जाएगी, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो कैटलिस्ट का बस यूज ये होता है कि जो रिएक्शन का रेट है वो फास्ट हो जाता है, उसका यील्ड से कोई लेना देना नहीं होता कि कितना प्रोडक्ट बन जाएगा कितना नहीं बनेगा। ठीक है, तो जो कैटलिस्ट था वो यील्ड पर कोई रोल नहीं होता। ठीक है, यील्ड पर डिपेंड नहीं करती कि आपने सोचा कि कैटलिस्ट ज्यादा डाल दूं तो मेरा प्रोडक्ट ज्यादा बन जाए, पर ऐसा नहीं होता, बस रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ आज हमने देखा ली चैटलियर के बारे में, उसके सारे इफेक्ट के बारे में देखा जो इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से ही हमारा क्वेश्चन बनता है। तो ठीक है, थैंक यू।